आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। मतलब कि आप लोग जो भी पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं और ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इससे पहले भी दो पार्ट और आ चुके हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, तो आप जो भी स्टूडेंट्स पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वो वीडियो भी आप देखिएगा। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कई रेशे को लगातार लंबाई में एक साथ लपेटा जाता है तो वह सूत्र कहलाता है। प्लाई यार्न, नोवेल्टी यार्न, स्पार्ट यार्न, सिंगल स्टैंड यार्न। प्लाई यार्न क्या होता है कि प्लाई यार्न में हम लोग एक दो तीन मतलब दो तीन स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो या दो से अधिक धागे को एक साथ घुमाकर लपेटा जाता है। तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो तीन स्टैंड का यूज़ कर रहे हैं और ये एक या एक से अधिक धागे को घुमा रहे हैं बट लंबाई की दिशा में। नोवेल्टी यार्न हमारा क्या है, यह असमान है, असमान होता है, क्योंकि यह हमारा मोटा पतला कुछ भी हो सकता है। और स्पार्ट यार्न, इसका प्रयोग हम लोग सिलाई के लिए नहीं कर सकते हैं। और सिंगल स्टैंड यार्न होता है किसी भी एक सिंगल स्टैंड की सहायता से हम धागे को लगातार लंबाई की दिशा में लपेटते हैं, वो हमारा सिंगल स्टैंड यार्न है। तो क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा है कि लगातार लंबाई के एक साथ लपेटा जाने वाला तो ये होगा हमारा सिंगल स्टैंड यार्न। तो ये हमारा सिंगल स्टैंड सही होगा। कौन सा ऐसा रेशा है जो टेक्सटाइल यहाँ पे रेशा होगा, टेक्सटाइल रेशा नहीं है। जूट हमारा टेक्सटाइल रेशा है, रेयॉन भी हमारा टेक्सटाइल रेशा है। चमड़ा जो है हमारा टेक्सटाइल रेशा नहीं है, क्योंकि चमड़े का प्रयोग टेक्सटाइल में नहीं करते हैं। कपास भी टेक्सटाइल रेशा है, तो हमारा सही आंसर चमड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉर्नेक्स के सामने जो फ्रेम रहता है वह है। पहले हॉर्नेक्स क्या है? हॉर्नेक्स जो है एक करघा जो होता है वो कपड़ा बनाने की मशीन होती है, तो करघे में लगा एक फ्रेम है जिसको हम हॉर्नेक्स कहते हैं। तो हॉर्नेक्स से क्या होता है कि हॉर्नेक्स में जो ताने का धागा होता है वो लपेटा होता है। तो हॉर्नेक्स भी एक फ्रेम है। तो क्वेश्चन पूछा है हॉर्नेक्स के सामने कौन सा फ्रेम रहता है? शटल हॉर्नेक्स में ताने का धागा लपेटता है, तो शटल में बाने का धागा लपेटा जाता है। बीम जो है धागे को सीधा रखने में मदद करता है। और रिड है, यह कंघी लगी हुई फ्रेम होती है। जो रिड होती है वो कंघी लगी फ्रेम होती है। हैंडल का प्रयोग करके चलाने में करते हैं। तो हमारा जो है हॉर्नेक्स सामने वाला जो है रिड है। रिड फ्रेम जो है वो हार्नेस के सामने वाला फ्रेम है, और रिड जो है कंघी लगी हुई एक फ्रेम होती है। लिखा है क्वेश्चन हमारा अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नहीं काउंट है। काउंट एक टेक्निकल शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं। काउंट मतलब हम लोग ले सकते हैं गिनती से। तो काउंट का प्रयोग हम लोग टेक्सटाइल में किस चीज़ के लिए करते हैं? एक कपड़े के 1 इंच खाने में कितना ताना और कितना बाना है, कपड़े के इंच खाने में कितना ताना है, या फिर 1 इंच में कितना बाना है, कपड़े के 2 इंच खाने में कितना ताना और कितना बाना है। तो हमारा जो काउंट है, इस शब्द का प्रयोग हम कपड़े के 1 इंच में हमारा कितने ताने हैं और कितने बाने हैं इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुनाई जो रफ़ू की विधि की तरह दिखाई देती है। रिब बुनाई, शादी बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्रिल बुनाई। तो रिब बुनाई में ऊर्ध्वाधर धारियाँ
ऊर्ध्वाधर धारियाँ बन जाती हैं। शादी बुनाई में क्रिस क्रॉस पैटर्न बनता है। शादी बुनाई को टेडी बुनाई भी कहते हैं और होम स्पून भी कहते हैं। बास्केट बुनाई में हमारा कपड़े पे बास्केट यानी चौकोर चौकोर खाने टाइप्स के बन जाते हैं। ट्विल बुनाई में हमारा कपड़े पे तिरछी धारियाँ पड़ जाती हैं। और तो फिर हमारा देखिए जो रफ्फू है, रफ्फू में हम लोग कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको हम लोग सही कि मतलब वो पता ना चले कि फटा है, इसलिए रफ्फू करते हैं। तो रफ्फू में क्या होती है कि हम ऊर्ध्वाधर धारियाँ लगातार पास ऊर्ध्वाधर धारियाँ बनाते हैं। तो हमारा रिब बुनाई जो है वो रफ्फू बुनाई की तरह दिखाई देता है, क्योंकि शादी बुनाई भी नहीं है, क्योंकि क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। बास्केट में बास्केट का टाइप्स बन जाते हैं। ट्विल बुनाई तिरछी धारियाँ पड़ती हैं। तो हमारा आंसर रिब बुनाई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्य व्यवस्था में ग्राम पंचायत है। पंचायत राज्य व्यवस्था में यहाँ पे पंचायत छूट गया है। पंचायत राज्य व्यवस्था में ग्राम पंचायत है। नीचे की इकाई, ऊपर की इकाई, उच्चतम इकाई, मध्य इकाई। पहले देखिए, जो पंचायत राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। आप लोग को ये डेट याद रखना है और कहाँ हुई थी याद रखना है, ये पूछा जाता है। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड अब तक पंचायत राज से वंचित प्रदेश हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि पंचायत राज से वंचित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो आप मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तीन ही हैं। पंचायत राज को 3 स्तर में विभाजित किया गया है: पंचायत समिति, जिला और ग्राम पंचायत। ऐसे तो ग्राम पंचायत हमारा जो है कि सबसे नीची वाला स्तर है, लेकिन ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है वो मध्यस्थ पर काम करते हैं। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ये ग्राम पंचायत है वो है नीचे की इकाई, ऊपर की इकाई, उच्चतम इकाई, मध्यम इकाई। तो हमारा आंसर होगा नीचे की इकाई। रेशम के कपड़े को कड़ा करने का साधन है। मैदा, गम, अरसिक, साबुनदाना, अरारोट। अरारोट से तो कॉटन के कपड़े होते हैं, मैदा से कपड़े का। सनफोराइजिंग दर्शाता है कि वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ेगा, वस्त्र धुलाई के बाद ढीला होगा, वस्त्र धुलाई के बाद नहीं सिकुड़ेगा, वस्त्र धुलाई के बाद ढीला नहीं होगा। जो सनफोराइजिंग है वो वस्त्र की एक परिसज्जा है। परिसज्जा, वस्त्रों की परिसज्जा कई टाइप से की जाती है, उसमें से एक सनफोराइजिंग भी है। तो सनफोराइजिंग जब हम वस्त्रों को धुलते हैं तो उस वस्त्र को सनफोराइजिंग करेंगे तो वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ेगा। तो ये वस्त्र सिकुड़ी जाएगा तो परिसज्जा का मतलब ही क्या रह गया। और अगर वस्त्र ढीला हो गया तो भी परिसज्जा कोई मतलब नहीं हुआ। वस्त्र धुलाई के बाद सनफोराइजिंग में जो वस्त्र है अगर हम उसको धुलते हैं तो वो सनफोराइजिंग करने के बाद वो सिकुड़ता नहीं है। तो हमारा थर्ड आंसर जो है वो सही आंसर होगा। ग्रीस घोलक धुलाई में उपयोग आते हैं। जो ग्रीस है वो किसकी धुलाई में उपयोग आते हैं? तो ग्रीस घोलक जो है रेशम के कपड़ों की धुलाई में उपयोग में आते हैं। आंसर हमारा रेशम सही होगा। साबुन की कठोरता या मृदुता को 2 कारकों पर निर्भर करती है। मतलब जो साबुन है उसका कठोरपन और मृदुपन कितने कारकों पर निर्भर करती है? तो वो 2 कारक पर निर्भर करती है। तो हमारा वो 2 कारक है वसा और क्षार बनाने के तरीके। फर्स्ट हमारा आंसर सही होगा। और ये भी देख लें, साबुन एक फैटी एसिड है। साबुन हमारा फैटी एसिड है और साबुन में वसा है तो वो वसा तो रहेगा ही। और जो फैटी एसिड के साथ सोडियम और पोटेशियम लवण भी हमारा साबुन में है। जब कठोर जल के साथ साबुन क्रिया करता है तो साबुन को में मौजूद जो सोडियम लवण है अपने अनुरूप कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण में बदल जाते हैं। जब कठोर जल के साथ साबुन क्रिया करेगा तो जो साबुन की सोडियम है, साबुन का सोडियम जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण में बदल जाता है। तो जो 2 कारक हमारा है वो पहला सही है, वसा और क्षार बनाने के तरीके में।
आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते रहिए, आगे भी क्वेश्चंस हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समय एवं धन उदाहरण है मानवीय साधनों के, अमानवीय साधनों के, अमानवीय मानवीय साधनों के, मानवीय तथा कभी कभी अमानवीय साधनों के। तो पहले क्या है, मानवीय साधन वह गुण है जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, व्यक्ति के अंदर जो भी गुण पाए जाते हैं वो सभी साधन मानवीय साधन में आते हैं। और अमानवीय साधन भौतिक वस्तुएं होती हैं, सामुदायिक साधन हो सकते हैं। तो पूछा है समय और धन, समय और धन दोनों एक, धन भी एक वस्तु है और समय तो एक साधन है। तो हमारा यहाँ पे अमानवीय साधन जो है सही आंसर होगा। आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये साधनों को अमानवीय और मानवीय में किसने डिवाइड किया है। तो मानवीय और अमानवीय में डिवाइड करने वाले हैं ग्रास और कैंडल तथा निखिल और डार्सी ने। आप लोग नोट कर सकते हैं, ग्रास और कैंडल तथा निखिल और डार्सी ने मानवीय साधन और अमानवीय साधन को विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य जो वितरण को दर्शाने का वक्र है। मतलब जो कार्य होता है हमारा, प्रतिदिन हम लोग डेली का कार्य करते हैं, हमारी फैमिली और हम मिलकर जो डेली का कार्य करते हैं उस वक्र को क्या कहते हैं। कार्य वक्र, योजना वक्र, खरीदार वक्र, व्यय वक्र। खरीदारी और व्यय वक्र तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी और व्यय तो मतलब आता ही नहीं। योजना केवल हम योजना तो बनाते नहीं हैं। तो हमारा जो प्रतिदिन हम ऐसे क्वेश्चन में ही कार्य पूछा था, तो ये हमारा कार्य वक्र होगा सही आंसर। क्योंकि प्रतिदिन कार्य जो कार्य करते हैं उस वक्र को क्या दर्शाते हैं, तो कार्य वक्र से दर्शाएंगे, नॉर्मल था। सभी संभावित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना कहलाता है। मतलब हमारे पास बहुत सारे विकल्प दिए हों, जैसे कि जैसे यही क्वेश्चन ही देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन में इतने सारे विकल्प दिए हैं। तो इस विकल्प को, मतलब अगर इस विकल्प की जगह अगर मान लीजिए कि इस विकल्प को चयन करना है, तो मतलब हम कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका चयन जो करेंगे उसको क्या कहते हैं। तो आयोजन कहना, आयोजन मतलब होता है कोई प्लानिंग, यानी कोई काम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग, उसका आयोजन उसको कहते हैं। नियंत्रण मतलब उस पर नियंत्रण करना कि ये कार्य कैसे होगा, नियंत्रण हुआ। तैयार करना, तो उस कार्य को करने से पहले जो जो तैयारियां की जाती हैं उसे तैयार करना कहते हैं। निर्णय लेना, मतलब अगर हम कहें कि हमारा मतलब ये कार्य होना चाहिए, तो जो हमारे विकल्प हैं कि हमने राशन लिया, मतलब राशन का लिस्ट लिया और हमें क्या क्या लेना है, तो वो एक विकल्प है। तो उसको जो सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प को चुनेगा, चयन करेगा, वही उसको कहते हैं हम लोग निर्णय लेना। मतलब निर्णय लिए हम कि यही हमारे घर में आएगा, तो उसको निर्णय लेना कहेंगे। तो हमारा आंसर जो है ये निर्णय लेना होगा कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प चयन करने को निर्णय लेना कहते हैं। किसने कहा, मूल्य बहुत गहरी बैठी धाराएं एवं इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन की दिशा देती है। ग्रास, यहाँ पे गलत लिखा है, ग्रास और कैंडल ने, निखिल और डार्सी ने, ग्रास और कैंडल, निखिल और डार्सी ने, गुड ईयर एंड कोहर ने, लुअस और रथ ने। तो किसने कहा है, मूल्य बहुत गहरी और बैठी धाराएं इच्छाएं हैं, ये हमारे जीवन को दिशा देती हैं, हमारे जीवन को दिशा देती है, ये गुड ईयर एंड कोहर ने किया है। ये आप लोग को याद करना होगा। कढ़ाई की हुई दरी को कहते हैं, कढ़ाई की हुई दरी को क्या कहते हैं। काथा, नमदा, पटोला, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट तो नहीं होगा, काथा भी हमारा बंगाल का है, पटोला भी नहीं होगा। तो हमारा नमदा जो नमदा है वो कढ़ाई की हुई दरी को हम लोग नमदा कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में आसानी